So, hi everyone, a very good morning to all of you. तो ये है हमारा मिशन यूपीएससी फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्रैश कोर्स सीरीज और स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में। और ये आ रहा है आपका अनअकैडमी कॉम्पैक्ट का स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों के लिए, जिसमें आप यहाँ पे 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। 60 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 60 मिनट मिलेंगे आपको इसे करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, ये हर संडे को 11 बजे होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप एकदम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है। और अगर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो एक तो फ्री आपको पड़ेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप इससे क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन सी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं अपने नॉलेज को जज करने के साथ, चेक करने के साथ। और इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करें। सारी लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। आप सिंपल तरीके से समझे, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो डाइवर्सिटी यहाँ पे किस फॉर्म में, लाइफ के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल और उनके देयर जीन्स, इकोसिस्टम। तो किसी भी तरीके की वैरायटी को हम क्या कहते हैं, मतलब विविधता हिंदी में कहें तो। और इसी तरीके से अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कहें तो वो हो जाती है जैव विविधता। सिंपल तौर से समझते हैं, दो दुकानें हैं। एक दुकान में आप गए तो वहां पे केवल लड्डू मिल रहे हैं, और एक दुकान है जहां पे सारी मिठाइयां मिल रही हैं। तो डाइवर्सिटी मिठाइयों की किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। इसमें लड्डू भी मिल रहा है, गुलाब जामुन भी मिल रहा है, सब चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपकी बायोडाइवर्सिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हमें दोनों जगह देखने को मिलती है, लैंड पे भी और वाटर पे भी। दोनों जगह बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं आगे। इस टर्म बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले यूज किया था एडवर्ड विल्सन ने 1988 में, ठीक है। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसके लेवल्स को देखें तो ये आपके जेनेटिक्स में हो सकते हैं, स्पीशीज में हो सकते हैं, इकोसिस्टम में। तो इसकी वैरायटी जो है हमें बायोडाइवर्सिटी की अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम जीन्स के वेरिएशन की बात करते हैं। स्पीशीज में जो उनके जीन्स का वेरिएशन है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये किसी इंडिविजुअल में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से आएगा, एनवायरनमेंट और बाकी सब डिसीज हुई, तो इन सब से बचने के लिए अडॉप्शन जो अपनाया जाता है उसके कारण ये जीन्स में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे हमें अगर हम राइस को देखें तो राइस एक स्पीशीज है। बट इसके अगर हम जेनेटिक वेरिएशन देखें तो 50,000 से ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मैंगो भी एक वैरायटी है, बट उसके आपको कम से कम 1000 से ज्यादा वैरायटीज मैंगो की देखने को मिलती है। तो ये किसी स्पीशीज के अंदर ही क्या है, आपका जेनेटिक वेरिएशन है। और ये एनवायरमेंटल, डिसीज और अलग अलग चीजों के कारण क्या किया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है उस स्पीशीज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीशीज कितनी है, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की ऑन अर्थ, ठीक है, कितनी स्पीशीज है। जैसे टाइगर और कैट, ठीक है। तो दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, बट दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। कैट अलग स्पीशीज है और टाइगर अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज को अगर हम साथ में बहुत अच्छे से समझना चाहें तो जो सेम स्पीशीज होगी वही आपस में इंटरब्रीड कर पाएगी, ठीक है। एक स्पीशीज ही दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके नए यंग वंस को पैदा कर सकती है। दोनों अलग अलग स्पीशीज होगी तो आगे नहीं कर पाएगी। बस ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हो पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये सब यहाँ पे अलग होगी। तो कोई जमीन में रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसे हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, पॉन्ड, तो ये डिफरेंट आपके इकोसिस्टम हो गए। आगे बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो दो मेजर तरीके हैं इन्हें मेजर करने के लिए। पहली बात होती है स्पीसीज की रिचनेस, कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, ठीक है, फाउंड होती हैं इसी जगह पे, तो उसे हम कहते हैं स्पीसीज की रिचनेस। और दूसरा है स्पीसीज का इवननेस, यानी प्रपोर्शन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, कि उनका प्रपोर्शन कितना है किसी साइट पे। तो इन दो तरीकों से हम क्या करते हैं, किसी भी स्पीशीज की क्या नापते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी का मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज की रिचनेस है, इसको हम फिर से कुछ टर्म्स में बांटते हैं। जैसे है पहला अल्फा डाइवर्सिटी। अब अल्फा डाइवर्सिटी में ये होता है कि एक स्पीशीज जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी स्पीशीज है, तो वो हो गई आपकी अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, दो डिफरेंट हैबिटेट पे कितनी स्पीशीज हैं, वो हो गई आपकी बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, और गामा डाइवर्सिटी, ये लैंडस्केप डाइवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे रीजन में कितनी डाइवर्सिटी है, उसके हिसाब से देखा जाता है गामा डाइवर्सिटी। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगी होगी, बट इसे अब हम बड़े आराम से यहाँ पे समझेंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल देखते हैं। ये साइट ए है आपकी, ये साइट बी है, और ये साइट सी। ठीक है, तो समझते हैं, साइट ए में अगर हमें अल्फा डाइवर्सिटी निकालनी है, तो अगर हमें अल्फा डाइवर्सिटी निकालनी है तो हम देखेंगे कितनी स्पीशीज है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, टोटल 7 स्पीशीज है। ठीक है, अब हमें निकालनी है बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी में दो साइड, दो डिफरेंट हैबिटेट के बीच में, तो हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा डाइवर्सिटी पे कितनी है, ए है। अब यहाँ साइट बी पे कितनी है, और साइट ए ये होगी, साइट बी 5 होगी, और साइट सी में 7 हो जाएंगे इस तरीके से। उसी तरीके से बीटा डाइवर्सिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए और सी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी का अगर हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे टोटल 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी सेम वाली यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये 8वीं हो गई, 8th। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ये नहीं देखने को मिल रही है, 9th। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये देखने को नहीं मिल रही, 10th। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ वाली ये भी नहीं देखने को मिली, 10th, 11th। ठीक है, ये भी नहीं देखने को मिल रही है, ये भी देखने को नहीं मिल रही है, 12th, बाकी सब है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे 10 स्पीशीज जो है वो आपस में कॉमन है। ठीक है, 10 स्पीशीज जो डिफरेंट है, और 2 स्पीशीज आपस में कॉमन हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन और डिफरेंट कितनी है, ये हमें देखना होगा बीटा डाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देख रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पे साइड ए जो है हमारा, इसमें कॉमन स्पीशीज अगर हम देखें तो ये रहा एक, दो। ठीक है, दो ही हमें कॉमन दिख रही है, हाँ दो ही कॉमन है इसमें। ठीक है, तो ये और ये दोनों कॉमन है केवल। और अगर हम डिफरेंट देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार और पाँच, तो टोटल कितनी हो गई, 10 हमारी डिफरेंट स्पीशीज हैं, और दो स्पीशीज यहाँ पे हमारी कॉमन हो गई। ठीक है, दो स्पीशीज हमारी इसमें कॉमन है, तो ये हो गई बीटा डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो गामा डाइवर्सिटी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी जो होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, तीनों हैबिटेट की टोटल स्पीशीज को देख लेंगे। तो तीनों हैबिटेट की अगर हम टोटल स्पीशीज को देखें, तो हमें ए बी सी तीनों को देखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 7 तो इसमें थी ही, ठीक है, 5 इसमें थी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या निकल के आ रहा है, अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा निकल के आ रही है एक ये वाली। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, एक ये भी है, तो 7 यहाँ पे थी, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है, ये एक 11th वाली है एक्स्ट्रा। और कौन सी एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, अगर हम देखें तो एक ये देखने को मिल रही है, ये भी नहीं है, 11th और 12th, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के तीनों में टोटल में हम देख लेंगे, तब हमारा मिल जाएगा 12।
और वहां पे अगर हम बीटा में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 डिफरेंट है, 2 कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर में देखेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 2 4 5 और यहाँ पे 2 2 4 2 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे इकोलॉजी इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोलॉजिकल सर्विसेज, सोशो कल्चरल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज जो है बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर इसमें हम कुछ देखें तो वाटर साइकिल को मेंटेन करती है, सॉइल फॉर्मेशन में काम करती है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज में और उनकी साइकिलिंग में काम करती है, वेस्ट को डिग्रेडेशन में काम करती है, कार्बन के सिक्वेजेशन में काम करती है, ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, फिर उसके बाद पेस्ट और डिसीज कॉजिंग स्पीशीज है उन्हें कंट्रोल करती है, सॉइल को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये बहुत सारी चीज इकोसिस्टम सर्विसेज में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एनर्जी, मेडिकल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें बायो डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं जिनकी अपनी इकोनॉमिकल वैल्यूज होती हैं। जैसे ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं, दवाइयाँ हैं, वो हमें यहीं से मिलती हैं। जैसे क्विनाइन एंटी मलेरियल ड्रग है, वो हमें यहीं से मिलता है, चिंचोना से। फिर उसके बाद सिंसोना कहते हैं। फिर उसके बाद पेनिसिलिन, ये हमें पेनिसिलियम फंगाई से मिलता है, ठीक है। मॉर्फिन हमें ओपियम या पॉपी से मिलता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलते हैं। बहुत सारे सोशो कल्चरल सर्विसेज भी होती है। तो अगर यहाँ पे ये अच्छे से रहेंगे, हम सही से रखते हैं, तो टूरिज्म हमें मिलता है बहुत अच्छा, रिसर्च एजुकेशन अच्छी मिलती है। इसके लिए सैक्रेड ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए हैं। सैक्रेड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हर कोई जाके क्या नहीं कर सकता, पेड़ों को काट नहीं सकता। ट्राइबल पॉपुलेशन एरिया में ये मिलने को, देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की। तो यहाँ पे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो है ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019 में, जिसे रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने, उसने यहाँ पे ये वार्निंग दी है कि 1 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं, मतलब खत्म हो सकती हैं। तो यहाँ पे फोर्सेस क्या हैं इसके पीछे? नेचुरल कॉसेज है, फ्लड्स हुए, अर्थक्वेक हुए, फॉरेस्ट फायर हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। एंथ्रोपोजेनिक, ये सबसे मेन है और इसीलिए इसे इविल क्वाड्रेट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने ही तबाही इसकी मचा रखी है। चल, तो दूसरी बात हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं हम। एग्रीकल्चरल लैंड को, क्या नाम है, बहुत सारे फॉरेस्ट को हम एग्रीकल्चरल लैंड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारा क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट हम पूरे खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई फिश हो, जैसे टूना फिश, उसका हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ओवर हार्वेस्टिंग के कारण दूसरी स्पीशीज भी जो है वो डेंजर में जा रही हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से खतरे में आ रही है। फिर यहाँ पे एलियन स्पीशीज का इन्वेजन जो है, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे लंटाना बुश, ठीक है, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो दूसरी जगह से किसी एरिया में आ गई है और वहां की स्पीशीज को दिक्कत क्या रही है, उसे हम एलियन या इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं, वो आपस में रह के भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट के होने की कगार पे आ रही हैं। तो ये पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो जैसे पोचर्स ने अभी क्या किया, केनिया में एक जिराफ को मार दिया, ठीक है। तो ये जिराफ के केवल 2 ही बचे थे, तो ये बेचारा अकेला वाला बचा हुआ भी मर ही जाएगा। तो हमेशा एक साथ रहते हैं तो उसके कारण भी दिक्कत है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है। जैसे क्रैम्बे के मेलियो मोले में, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, क्रैम्पल के मेलोमेज, ये कहाँ मिलता है, टॉरस स्ट्रेट, ग्रेट बैरियर रीफ में। और ये आपका पहला मैमल है जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया है, अब विलुप्त हो गया है। तो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। तो बहुत तरीके हैं हम जिससे इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला इन फ्रूट कंजर्वेशन है, मतलब ऑन साइट। तो जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी जगह पे हम उनकी प्रोटेक्शन करें, तो उसे इन फ्रूट या फिर ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें आते हैं आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड ग्रुप्स, वेटलैंड। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा इसमें आपका ऑन साइट या एक्सक्लूड कंजर्वेशन है और कौन सा एक्सक्लूड कंजर्वेशन है, ठीक है। तो दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, और यहाँ पे स्पीशीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके वहां पे उसे कंजर्व किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में।
जैसे जूलॉजिकल गार्डन हो गए, आपके बोटैनिकल गार्डन हो गए, जीन बैंक हो गया, होम गार्डन हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, तो यहाँ पे इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट बायोपायरेसी क्या होती है? कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है, बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल्स का। तो इन्हें अगर चोरी-छुपे किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो आपकी स्पीशीज़ है, चोरी-छुपे मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास है, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज में फार्मिंग का नॉलेज आ जाता है, एग्रीकल्चर में मेडिसिनल प्लांट का नॉलेज आ गया, फूड क्रॉप का नॉलेज आ गया। तो यहाँ पे बिना इनको प्रॉफ़िट दिए अगर हम चोरी-छिपे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इनके ट्रेडिशनल नॉलेज का, तो वो बायोपायरेसी एक तरीके से कहलाता है। जैसे अफ्रीका में सुपर स्वीट बेरीज़ है, तो इसे एक क्या किया यूएस की कंपनी ने पेटेंट करा लिया था, ठीक है? रेज़िन की जीन को निकाल के इसे पेटेंट करा लिया, ठीक है? ये बायोपायरेसी होगी क्योंकि वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे नीम को भी एक यूएस कंपनी ने क्या किया था, पेटेंट कराया था। वो भी गलत है क्योंकि इंडिया इसे लगातार हज़ारों सालों से इस्तेमाल कर रहा है। फिर यहाँ पे एनोला बीन जो मेक्सिको में नॉर्मल तरीके से ही इस्तेमाल होता था, उसे भी यूएस की एक कंपनी ने पेटेंट कराया था। बाद में इसे पेटेंट को खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी प्रॉस्पेक्टिंग। तो बायोडायवर्सिटी प्रॉस्पेक्टिंग एक बड़ी टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक रिसर्च किया जाए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज़ करके कमर्शियल वैल्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आपकी जो जिनके पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, उन्हें भी इसका पूरी तरीके से प्रॉफ़िट मिल सके। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हुई और बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को जिनकी उनका ट्रेडिशनल नॉलेज का राइट है, उन्हें यहाँ पे उन्हें भी प्रॉफ़िट मिले। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे ये देगा, ठीक है? एंटरप्राइज़ को बेनिफिट देगा, तो बहुत सारे ब बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मॉनिटरिंग सही से हो पाएगा, प्रिज़र्व भी कर पाएँगे सही तरीके से क्योंकि यूज़ उसे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बायो प्रोस्पेक्टिंग क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं जिनका बहुत अच्छा कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है और साथ में लोकल पॉपुलेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है? और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें, बट कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग है, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बायो पायरेसी होने के चांसेस हैं, ठीक? नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन कंपनी से लड़ पाएँ, ठीक है? फिर मरीन एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद लोकल कम्युनिटी के पास इतने स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो लीगल तरीके से लड़ पाएँ अगर किसी तरीके से बायो पायरेसी हो जाए। तो ये सारे कुछ कंसर्न भी हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो आज हमने जो ये सेशन में समझा वो हमने समझा पूरी तरीके से बायोडायवर्सिटी, उसके टाइप, उसके फंक्शंस और बाकी सब चीज़ों को, ठीक है? और इस तरीके से हमने बायोपायरेसी को भी समझा कि बायोपायरेसी क्या होती है और एक अच्छा सॉल्यूशन भी देखा हमने बायो प्रोस्पेक्टिंग, बट साथ में हमने ये भी देखा कि उसके सारे क्या-क्या क्या हो सकते हैं, आपके कॉन्स भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सेशन बढ़िया लगा होगा। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट क्या हो जाएगा 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी कोर्सेज़ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।